दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अपना आंसर की देख चुके होंगे और जिनका भी CBT 1 क्लियर हो चुका है वो जल्दी से जल्दी CBT 2 में, मतलब जिसका भी आंसर की निकल चुका है और उन्हें लगता है कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन या इतने कट ऑफ जा सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी CBT 2 एग्जाम में लग जाए, क्योंकि टेक्निकल बहुत ही जरूरी है CBT 2 के लिए। ठीक है, हालांकि मैं टेक्निकल नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन CBT 2 आप तैयारी अपने बुक से या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आने वाले जो एग्जाम है NTPC जो ग्रेजुएट लेवल है और 10+2 लेवल है, और आने वाली एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी है जो ग्रुप डी जिसे कहते हैं, उसकी भी वैकेंसी काफी ज्यादा आने वाली है। तो इन एग्जाम के लिए आप अपने कमर कस लीजिए। हालांकि इन दोनों एग्जाम में टेक्निकल नहीं पूछे जाते हैं, इस वजह से इन दोनों एग्जाम में ये बैच या ये सेशन बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए यदि आप दिल से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो सीधे बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हालांकि हम यहाँ से लैपटॉप पे देख करके आपको क्वेश्चन को बताएंगे। इस बोर्ड के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा। प्रश्न है 2D 4D, हम लिख देते हैं स्क्रीन पे 2B 4D 7G, इसके बाद है 12L, इसके बाद है 19S 30D और 43Q। और आगे क्या होगा दोस्तों, ये सीरीज का क्वेश्चन है और इसका बताना है आपको। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है 2B 4D 7G 12L 19S 30S और 43Q। आगे का कौन सा सीरीज वहां पे आएगा जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं? 60H 60Z 64S 63X, बताइए बताइए दोस्तों। एक चीज मुझे दिख रहा है, ये 2 से 4 हुआ है यानी 2 बड़े हैं, 4 से 7 हुआ है यानी 3, 7 से 12 यानी 5, 12 से 19 यानी कितने? 7, 19 से 30 कितने बड़े? ये हो गया आपका 11, और 30 से 43 हुआ है यानी कितना हो गया? 13। तो एक चीज आपको नजर आ रहा होगा, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो या तो 1 से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी। ठीक है, दो या तो 2 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। वैसे 7 7 या तो 1 से कटेगा या फिर 7 से ही कटेगा, स्वयं से कटेगा। ठीक है, 13 वैसे ही है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होगा? 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या न तो 14 होगा क्योंकि वो 7 से विभाजित हो जाएगा, 15 भी नहीं होगा क्योंकि वो 5 से विभाजित हो जाएगी, 16 भी नहीं होगा क्योंकि 8 से, 4 से, 2 से, सारे से विभाजित हो जाएगी। अगला हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17। जब इसमें 43 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। इतना तो हो गया। अब हमें दो चीजें, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 60H और 60Z है ऑप्शन में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, B है, D है, G है, L है, S है, D है। इसमें आपको इसमें समझने की जरूरत है। ये देखिए, जैसे 2 है
2 का प्लेस वैल्यू भी 2 है, ठीक है। 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 12 हुआ, ठीक है। 12 के बाद क्या होगा, 19 हो गया, प्लेस वैल्यू की जगह ही रखा गया है। अब यहां पे आपको लगेगा, यहां पे आपको लगेगा ये 30D कैसे हो गया, 30D कैसे हो गया। बस एक बार समझ लीजिए दोस्तों, 19S, 19S में जब 11 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29, ठीक है। और 29 में से जब 26 माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल लेटर अल्फाबेट में कितने होते हैं, 26 होते हैं, जब इसमें से 26 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 4, और यही 4 की वैल्यू D आ गई है यहां पे, ठीक है। अब समझ में आया। और ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया। अब D की वैल्यू यहां तो समझ में आ गया, 4 हो गया। और Q का कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, प्लेस वैल्यू कितना होती है, 17, ठीक है। और 17 में यदि हम 17 और जोड़ देंगे, ये वाली 17, ये वाली 17 और जोड़ेंगे तो 17 17 कितना हो गया, 34। और 34 माइनस में से 26 जब घटाएंगे, तो 24 में से 26 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। तो 8 किसकी प्लेस वैल्यू है, H की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60H, जो कि है ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सवाल। एक बार फिर से समझा देता हूं, 2 4 7 12 19 30 43 60, ये सारी की जो गैप है वो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। वैसे ही बी वैसे ही जो अल्फाबेट है उनका गैप भी एक अभाज्य संख्या है। इस बेसिस पे हम ये कैलकुलेशन करके 60H आ गया। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसको अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, मैथमेटिक्स का सवाल है। बताइए, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिध 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक। अब इसके ऊपर एक परिवृत्त है, यानी वृत्त के अंदर त्रिज्या है, त्रिभुज है, सॉरी, ठीक है। अब कह रहा है कि इस परिवृत्त की जो त्रिज्या है वह कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब ये भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हालांकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो जब इसका सूत्र होता है, इसको कोई फॉर्म इस प्रश्न को सिर्फ फॉर्मूला बेस सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, a/√3, ठीक है। अभी जहां a क्या है, जहां a बराबर या a बराबर क्या है, भुजा, क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है। अभी a बराबर भुजा हो गया। अब वही एक हमें ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या हमारा कितना दे दिया है, 7 बराबर a/√3। हमें एक ज्ञात करना है तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 7√3, 7√3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं
कि आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। तो मेरे धीरे धीरे पढ़ाने का रीजन ये है कि उन स्टूडेंट को भी ध्यान में रख के चलना है जो जिसका एजुकेशनल बेसिक एजुकेशन बहुत कमजोर रहा है, किसी भी कारण से रहा हो, उनको भी अपने साथ लेके चलना है। ये नहीं कि कुछ ही स्टूडेंट को जल्दी जल्दी पढ़ा के हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, हम सारे स्टूडेंट को जो थोड़ी कमजोर भी हैं उनको भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, हालांकि कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है, बस परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो कि जब उस व्यक्ति के पास आ जाती हैं तो वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाता है जिस लेवल की पढ़ाई उसे उस समय पे करना चाहिए था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा और आप बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि पंचभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात 1 संबंधी 3 संबंधी 5 संबंधी 7 संबंधी 11 है तो सबसे छोटे आंतरिक कोण का माप ज्ञात कीजिए। अनुपात हम लिख लेंगे दोस्तों, 1 संबंधी 3 संबंधी 5 संबंधी 7 संबंधी 11 है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पंचभुज। हम पंचभुज बना लेते हैं, ऐसे बनता है पंचभुज। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, पंचभुज। इसका कह रहा है कि 1 संबंधी 3 संबंधी 5 संबंधी 7 संबंधी 11 के अनुपात में इसके आंतरिक कोण है। आंतरिक कोण मतलब ये कोण इस अनुपात में दिए गए हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तो सबसे छोटे आंतरिक कोणों का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी बहुभुज हो उसके आंतरिक कोण का योग ज्ञात कर लेंगे। आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180। कितना हो गया? 1 - n-2 इंटू 180। जहां n क्या है? जहां n बराबर हो जाएगा भुजा की संख्या। ठीक है, अब यहां पंचभुज कह दिया है। अब पंचभुज में भुजा कितनी होती है? 5। ठीक है, त्रिभुज में भुजा कितनी होती है? 3। चतुर्भुज में कितना होता है? 4। ठीक है, तो इसका भी हम उस पे रख करके हम इसका मान ज्ञात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा पंचभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 2 इंटू 180। ये हो जाएगा 3 इंटू 180। गुणा करने का तरीका 18 54। यह हो जाएगा इसका पूरा योग कितना हो जाएगा? 540। ये क्या निकला? भुजा का योग, भुजाओं का योग। ये भुजाओं का योग निकला है। ठीक है, कितना निकला है? 540। ठीक है, अब इसका रेशियो को हम जोड़ लेते हैं। 1 3 4 5 9 और 9 7 16 और 16 और 11 कितना होगा बताइए? 16 और 11, 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, कितना हो गया? 27। अब 27 टोटल भुजाओं का अनुपात इतना है, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? तो इसके अनुपात को हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये जो अनुपात है, इसको अनुपात को हम जोड़ लेंगे। तो इसको मान लेते हैं x है, तो 1x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 11x बराबर हो जाएगा
1 और 3 4 5 9 7 16 और 11 27x 27x। ठीक है, तो 27x बराबर हो जाएगा 540। तो x बराबर हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 27, ये 2 हो जाएगा 20। यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखो दोस्तों, सबसे छोटी जो अनुपात है यही वाली है 1। ठीक है, और इसी का मान x है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20। तो सबसे छोटा कोण जो होगा वो 20 डिग्री का होगा। सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा 20। उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में। यदि नहीं आया हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिर से समझाता हूं। देखो दोस्तों, कह रहा है पंचभुज में जो अनुपात है कोणों का, आंतरिक कोणों का, वो ये है। ठीक है, अब इन अनुपात को हमने 1x 3x 5x 7x 11x सभी को जोड़ लिया है, तो वो कितना आ गया है 27x। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे बहुभुज के भुजाओं का योग जो होता है वो n-2 इंटू 180 होता है। n क्या है, n भुजा की संख्या है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों देखो, हमने कुछ नहीं करा है, बस पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 5। वहां n की जगह पे हमने 5 रख दिया, 5 - 2 3 इंटू 180 बराबर 540। 540 कितना आया है, आंतरिक भुजाओं का योग आया है। आंतरिक भुजाओं का योग कितना है 540। ठीक है, अब जो ये अनुपात आया है 27x, ये आंतरिक भुजाओं का ही तो योग है, यानी 27x बराबर 540। तो x बराबर 540 बटे के 27, जब हम काटेंगे तो ये आएगा 20, यानी x का मान आ गया 20। सबसे छोटा जो अनुपात है वहीं पे x का मान फिट कर देंगे, तो 1 इंटू 20 बराबर 20 डिग्री। सबसे छोटा कोण पूछ रहा है, ये हो जाएगा 20 डिग्री। अब उम्मीद है कि आपको बकायदे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यदि हम योग ज्ञात करना है, हमें चतुर्भुज का ज्ञात करना है, तो n-2 इंटू 180, यहां पे 4 रख देंगे, इंटू 2 इंटू 180, यानी 2 इंटू 180 बराबर 360। आपको पता ही होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। ठीक है, त्रिभुज का देख लेते हैं। त्रिभुज में 3 होते हैं, तो 3 - 2 इंटू 180, यानी 1 इंटू 180 बराबर 180। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन बिल्कुल आसानी से आप यदि समझे होंगे तो आसान लगा होगा आपको। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसको मिटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हालांकि मेरे भी लैपटॉप पे दिख रहा है इस प्रश्न। सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है, कोऑपरेट करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। यहां स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, एक बार पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। यानी यहां पे रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। बताइए दोस्तों, मान लेते हैं कोई मूलधन x है और उसका इंटरेस्ट कितना होगा 3x, 3 गुना हो जा रहा है ना। तो SI बराबर हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा 3x माइनस x, यानी 2x। ठीक है, SI कितना हो गया 2x। अब हमें दे दिया है t, तो हमें दे दिया है 8 वर्ष, और हमें x हमारा मूलधन हो गया, मूलधन, और r हमें पता नहीं है, r हमें पता नहीं है, और यही हमें पता करना है। ठीक है, तो SI बराबर होता है
P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई 100। यहां तक तो ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, जो भी कंपटीशन में या फिर वनडे एग्जाम में या किसी भी स्पेशल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये फॉर्मूला बेसिक बचपन से ही याद होगा। ठीक है, तो SI हमारा कितना आ गया है? SI बराबर आया था कितना? 2x। SI बराबर 2x। तो हम रख देंगे ये 2x बराबर P कितना आया था? मूलधन कितना था? x। तो x इंटू आर कितना है हमें पता नहीं है, r रख देंगे ऐसे ही, इंटू टी कितना है? 8 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, r बराबर हो जाएगा, पक्षांतर जब करेंगे तो r बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8। 8 दूना 16, 40 हो गया, 8 पांचे 40, यानी जो रेट होगा वो 25% होगा। यानी 25% रेट पर कोई भी धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 25%। यहां भी आ गया 25%। एक बार आप इसको सही तरीके से देख लीजिए, एक बार फिर समझा देता हूं। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना कह रहा है, यानी जो इंटरेस्ट आएगा 3 गुना माइनस मूलधन बराबर 2x हो जाएगा। 3x माइनस 2x, 3x माइनस x बराबर 2x हो जाएगा। वो क्या आएगा? SI आई है। ठीक है, SI की जगह हम 2x रख देंगे। माना हमारा मूलधन x है और t जो समय है वो 8 वर्ष है, ब्याज दर हमें पता नहीं है, तो हम बस फॉर्मूले में एज इट इज रख देंगे, जिससे हमें r की वैल्यू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पता चल जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसको मिटा देता हूं। ठंडी का मौसम है, ज्यादातर लोग रजाई में बहुत आराम से हल्की सी नींद ले रहे होंगे, लेकिन उसी वक्त कोई व्यक्ति सारी नींद छोड़ करके, सारी तकलीफें, सारी सुख, सारी नींद छोड़ करके, सारी तकलीफें लेकर के ठंडी में पढ़ाई कर रहा होगा, जग रहा होगा। अब आप बताइए, सिलेक्शन उस व्यक्ति का होगा जो रजाई में आराम से सो रहा है, या उस व्यक्ति का होगा जो उस समय रात को जग करके पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर अपनी तैयारी कर रहा होगा? कोई भी बता देगा कि सिलेक्शन उसी के होने की ज्यादा संभावना है जो कि पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं, किताबें तो सामने खुली रहेंगी, मम्मी देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं, अच्छे किताबें बेटा पढ़ रहा है। बहुत लोग बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं बेवकूफ बनाते हैं, वो खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूं। वो तो उस समय समझेंगे कि हाँ मैं तो बेवकूफ बना दिया मम्मी को, दीदी को, भाई को, पापा को। लेकिन जब जिंदगी उनके साथ मजाक करती है तो बहुत पछतावा होता है, और पछतावे के सिवा वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% पढ़ाई में दीजिए। गेम खेल रहे हैं तो 100% गेम में दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, ज्यादा बहस नहीं करेंगे। हालांकि अगला प्रश्न कह रहा है पिघली हुई, अगला प्रश्न है, पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? मैग्मा क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई ये ऊंची पर्वत है, नहीं ये नहीं बताएंगे। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैग्मा होता क्या है। देखिए,
दो प्लेटें हैं, भूधरातल के अंदर जो प्लेटें होती हैं वो मान लेते हैं ऐसे होती हैं, उनमें एक गति होती है। जब प्लेट दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो ये वाली जो प्लेट है वो नीचे की तरफ चली जाती है और ये वाली प्लेट जो है ऊपर की तरफ चली आती है। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ आती है तो क्या होता है कि ये पहाड़ का निर्माण करने लगती है। ठीक है, ये पहाड़ का निर्माण, और ये जो धात्विक प्लेट है वो पिघल के लावा बन जाती है। प्लेट पिघलती है और लावा बनती है तो इसमें बहुत सारे उच्च ताप और उच्च दाब होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो प्रेशर की वजह से इसमें क्या होता है, ये जो लावा है वो बाहर आने लगता है। जब ये लावा बाहर आता है तो बहुत सारे विस्फोट करता है जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो जब ये बाहर निकलता है तो वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड यानी तरल के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब वो तरल के फॉर्म में होता है तो ठंडे होने के बाद, वातावरण में ठंडा होने के बाद वह एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और वही पूछ रहा है कि जब मैग्मा ठंडा होता है या पिघली हुई मैग्मा के बनने वाली जो चट्टान है वो क्या कहा जाता है। अच्छा, तो जब ये ठंडा होता है तो चट्टान बन जाता है। इस चट्टान को कहते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सा चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो प्रश्न में यही कह रहा है कि पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आग्नेय चट्टान। इसको मिटा दे, ज्वालामुखी कैसे फटता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन है हिमालय, वह अंटार्कटिका में स्थित भारतीय अनुसंधान स्टेशन नहीं है, जबकि मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री यह स्टेशन अंटार्कटिका में स्थित है। दोस्तों, यदि बात करी जाए पहला स्टेशन के बारे में कि कौन पहला स्टेशन था, तो 1983 में दक्षिणी गंगोत्री नाम का स्टेशन जो था वो भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन था। ठीक है, जो कि इस समय वो कार्यरत नहीं है, वो अब नष्ट हो चुका है। ठीक है, अब अनुसंधान स्टेशन में क्या होता है, यहाँ पे परमाणु परीक्षण करे जाते हैं। ज्यादातर देश अंटार्कटिक में अपने स्टेशन बना के रखे हैं, वहां पे वो लोग परमाणु परीक्षण करते रहते हैं। हालांकि वहां हमेशा 12मासी बर्फ पड़ता रहता है, इस वजह से ज्यादातर लोग वहां रह नहीं पाते हैं, वहां सिर्फ स्टेशन और परीक्षण करने के लिए कभी कभी जाते हैं। वैसे ही भारत भी अपने 3 अनुसंधान केंद्र वहां पे है, जिसमें मैत्री, भारती और दक्षिणी गंगोत्री है। फिलहाल में दक्षिणी गंगोत्री कार्यरत नहीं है, फिर भी मैत्री और भारतीय अनुसंधान स्टेशन कहाँ है, अंटार्कटिक में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि ए बी साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी सी साथ मिलकर 15 दिन में और सी ए साथ मिलकर के 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करेंगे। बिल्कुल आसान है, ए प्लस बी कितने दिन में, 10 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में, 15 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में, 18 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता होगी, क्षमता जो होगी वो इसकी हो जाएगी 9। क्षमता कैसे निकालते हैं, कुल कार्य, ये हो गया कुल कार्य और ये क्षमता, तो कुल कार्य बटे के दिन बराबर हो जाएगा क्षमता। ठीक है, वैसे ही
कुल कार्य कितने, 90, दिन कितना है 10, तो क्षमता कितने हो जाएगा 9। वैसे ही कुल कार्य कितने 90, दिन कितने लगा रहे हैं 15, यानी 6। कुल कार्य 90, दिन कितना लगा रहे हैं 18, ये हो जाएगा 5। यानी ए और बी, ए बी, बी सी, सी ए की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 6 15, 5 20। ठीक है, यहां पे कितने हो जाए, ए कितने हैं 1 2, बी कितने हैं 1 2, सी कितने हैं 1 2, यानी सारे 2 हैं, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा 20। यदि 2 को कॉमन कर लिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 20। इसको मिटा देता हूं, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ए बी सी का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20/2, यानी हो जाएगा इसका 10। ठीक है, ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 10, और ये 10 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई 10, तो 90/10 बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी 9 दिन में ए प्लस बी प्लस सी काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान है, जैसे पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा है वैसा ही सेम प्रोसीजर है, हालांकि बस नंबर आपको चेंज मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए 18 दिन में। तो सारे का जो एलसीएम होगा वह कुल कार्य होगा, और कुल कार्य बटा दिन जो है वह क्षमता निकल आएगी। तो ये ए बी की क्षमता है, ये बी सी की क्षमता है, ये सी ए की क्षमता है, और टोटल क्षमता कितना होगा 20, जो कि 2a 2b और 2c की है, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20। और दोस्तों ए और बी सी की हमें निकालनी है सिर्फ केवल, तो 20/2 करेंगे तो यानी 10 आ जाएगा क्षमता, और क्षमता 90 और /10 बराबर 9 दिन। 9 दिन ए बी सी की काम को पूरा कर लेंगे मिल करके। उम्मीद करता हूं सही समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि इसे फिर से बता दीजिए, हम उसको फिर से दोबारा क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर लेंगे और बढ़िया से तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि मैं उन स्टूडेंट को भी साथ में लेके चल रहा हूं जो कि किसी कारणों से बेसिक एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाए थे, वो उन्हें एक सुनहरा मौका है जो कि बेसिक एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वो युग है जो हमारे टाइम पे नहीं था। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे सामने बस किताब थी और टीचर थे, लेकिन हमारे सामने ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था। उस समय डाटा बहुत महंगा हुआ करता था, लोग सोचते भी नहीं थे कि ऑनलाइन हम पढ़ाई कर लेंगे। हालांकि जियो आया, जियो ने ऑनलाइन डाटा फ्री करा स्टार्टिंग में, हालांकि उसका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी था, लेकिन उसका फायदा हमें हुआ। हालांकि कंपनी को भी फायदा हो रहा है इससे कि उसने डाटा जो महंगा कर दिया है, रिचार्ज महंगा कर दिया है, उससे तो उसे फायदा हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा दोस्त, कैसे जियो ने एक लत पकड़ाई, और जब लत सबको लग गई तो उसने डाटा को महंगा करा, और सभी ने खुशी खुशी वो डाटा पे भी कर रहे हैं। यही कारण है कि बीएसएनएल बंद हो गया था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में डाटा सस्ता दिया। कोई चीज यदि सस्ता मिल रही है दोस्तों लाइफ में, तो समझ लीजिए कि आपको एक अच्छा कीमत अदा करनी पड़ेगी भविष्य में। इसलिए अभी जो है वो आराम करने का समय नहीं है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको भविष्य में। वैसे ही यदि आप इस समय पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको इसका लाभ
अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।